इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। हमने ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी लोड के अंदर अगर ये हमारा लोड है, ये हमारा सप्लाई है, इस लोड के अंदर से करंट पास होगा। इस करंट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने से इसका करंट तो कम हो जाता है, लेकिन पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। क्यों? पावर हम जानते हैं P इक्वल P इंटू आई, V इक्वल आई आर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ जाता है सर्किट में तो हमारा पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है जिस डिवाइस ने करंट तो कम करेगा, लेकिन करंट कम करने के साथ साथ इसका पावर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, पावर कंजम्पशन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा डिवाइसेस जिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। ऐसा डिवाइस का नाम है SCR, डायक, ट्रायक, UJT, यानी कि इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इस चारों डिवाइस को स्टडी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्पेशल फोकस करेंगे SCR के ऊपर। तो देखते हैं SCR क्या है और SCR का क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। हम SCR के अंदर इस प्रकार स्टडी करेंगे। पहले SCR का इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इक्विवेलेंट सर्किट। उस SCR को स्टडी करने के लिए कुछ टर्मोलॉजी हमें स्टडी करना होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक को, उसके बिहेवियर को जानने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट टर्म। वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज बढ़ने से करंट का क्या होता है, ग्राफ के द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। SCR का नॉर्मल ऑपरेशन, जब हम हमेशा जब SCR को हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, SCR को स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं और SCR को स्विचिंग कैसे कराया जाता है, SCR हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे काम करते हैं, और सिंगल फेस में SCR इन्वर्टर सर्किट में काम होता है, उसको देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और एक SCR है जो लाइट एक्टिवेटेड SCR है। इस वीडियो के अंदर ये 11 टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। SCR इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है। इसका अगर हम टर्मिनल की बात करते हैं तो 3 टर्मिनल होता है। ये 1957 में इन्वेंट किया था। इसका मेन काम है रेक्टिफिकेशन करना। हमने ऑलरेडी जानते हैं रेक्टिफिकेशन नॉर्मल डायोड से भी कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी डायोड है, लेकिन इसका रेक्टिफिकेशन जो ऑर्डिनरी डायोड है दोनों में फ़र्क है। ऑर्डिनरी डायोड में जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो रेक्टिफिकेशन इस प्रकार होता है। ये हमारा डायोड है, ये लोड है, यहाँ पर AC और लोड के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, DC। लेकिन ऑर्डिनरी डायोड के केस में जो इनपुट है और आउटपुट है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इस पोर्शन के लिए नॉन कंडक्टिव रहेगा, यानी कि पूरे पोर्शन के लिए ये डायोड कंडक्शन में रहता है। लेकिन जब हम SCR की बात करते हैं तो SCR की केस में अगर हम SCR लगा देते हैं और हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं लोड के थ्रू, तो ऐसा केस में जो इनपुट हमारा मिलेगा और आउटपुट जो आएगा, तो आउटपुट में कुछ पोर्शन के लिए करंट कंडक्शन होगा। जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन के लिए करंट कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि कंट्रोल्ड किया है। इसलिए इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है और हम रेक्टिफायर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में कंट्रोल कर रहा है। ये जो कितना समय के लिए हमें कंडक्शन कराना है, ये हमारा हाथ में है। बाद में हमें बढ़िया सा और समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम इसीलिए पड़ा है, कंट्रोल और रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या कर सकता है। इट कैन हैंडल करंट अप टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर, यानी कि इसका जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटर है और वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। कोई वो एम्पियर है 1000 एम्पियर और वोल्टेज कितना 1 kV किलो वोल्ट 1000 वोल्ट तक हैंडल कर सकता है, जो नॉर्मल डायोड नहीं कर सकता। मार्केट में इसका डिफरेंट नाम है। क्या क्या नाम है, SCR को बोला जाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, थायरिस्टर, थायरॉयड ट्रांजिस्टर, ये तीनों SCR ही है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल पावर स्विच। यूनिडायरेक्शनल पावर स्विच इसलिए कहा जाता है, ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है। अगर इसके थ्रू हम AC पास करते हैं तो DC देता है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करता है, नेगेटिव साइकिल के लिए काम नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन के लिए करता है। इसलिए यूनिडायरेक्शनल पावर स्विच। पावर स्विच क्यों? क्योंकि ये पावर डिवाइसेस है जो पावर को कंट्रोल करता है।
इसका सिंबल कंस्ट्रक्शन डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर 3 जंक्शन से बना हुआ होता है, जैसे Pn ए जंक्शन 1, जंक्शन 2 और जंक्शन 3, Pn यानी कि एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर डायोड के अंदर कितना जंक्शन रहता है? 1, और ट्रांजिस्टर के अंदर 2, 1 2। इस प्रकार एक डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला के ये क्या बनाया जाता है? एससीआर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एससीआर का तीनों टर्मिनल का नाम, जो पी साइड से है इसको एनोड और एन साइड से कैथोड, और जो कैथोड की पास वाला डिवाइस है जो पी टाइप है, यहाँ से गेट निकाल गया, यानी कि एनोड, कैथोड और गेट तीनों टर्मिनल का। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, ये सिंबल इस प्रकार है। एक डायोड बनाया जाता है, इस डायोड की इस प्रकार हमने इसको सिंबल बनाने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे? डायोड बनाएंगे। डायोड का ये क्या होता है? एनोड, एक कैथोड, और इसके साथ कैथोड के पास हम एक गेट जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा सिंबल, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन डिटेल पता लग गया। अभी हम देखते हैं कि इसका काम कैसे करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। अगर ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है तो जर्मेनियम कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जर्मेनियम भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। क्योंकि जर्मेनियम के अंदर, सिलिकॉन के अंदर इस जो लीकेज करंट बहुत कम है, लेकिन जर्मेनियम के अंदर कंपेयर टू सिलिकॉन ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जो हम एससीआर बनाते हैं तो उस टाइम हमें देखा गया है कि लीकेज करंट बहुत कम होना चाहिए। अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हमने कुछ कंडीशन को स्टडी करेंगे। तो कंडीशन, ये 2 कंडीशन में हम स्टडी करते हैं। एक, जब गेट को ओपन रखते हैं, और दूसरा कंडीशन जब गेट को क्लोज रखते हैं। देखते हैं इसको वर्किंग कराने के लिए हमेशा जो एससीआर है, ये हमारा एससीआर हो गया, ये एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, एक गेट है। एससीआर को, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस को कभी भी अगर हम वर्किंग में लाते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को बाइसिंग कराया जाता है। बाइसिंग, अगर एनोड के साथ मैं पॉजिटिव और कैथोड के साथ नेगेटिव जोड़ दूंगा तो ऐसा कंडीशन को बोलता है फॉरवर्ड बायस। अगर इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो ऐसा कंडीशन को बोलता है रिवर्स बायस। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। अगर मैंने एनोड के साथ नेगेटिव और कैथोड के साथ पॉजिटिव जोड़ देता हूँ, ऐसा कंडीशन में काम नहीं करता। इसलिए जब भी हम इसका ऑपरेशन को पढ़ते हैं तो एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू। इसके अलावा भी डिपेंड करता है गेट की वोल्टेज के ऊपर कि गेट में हमने वोल्टेज दिया नहीं दिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो देंगे ही। तो पहला कंडीशन हम स्टडी करने जा रहा है, तो एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, लेकिन गेट में हमने कोई भी सप्लाई नहीं दिया, यानी कि गेट करंट इक्वल 0, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, गेट में कुछ सप्लाई देंगे, कुछ करंट होगा। ये 2 कंडीशन हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहला कंडीशन हमको फुलफिल होना है, क्या? एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव। देखते हैं ऑलरेडी हमने देख लिया यहाँ पर कितना जंक्शन है? 3। इस जंक्शन को इस प्रकार नॉमेनक्लेचर किया गया है J1, J2 और J3। J1, J2, J3। कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पर हमने क्या दे दिया? कैथोड में, एनोड में पॉजिटिव दे दिया और कैथोड में नेगेटिव दे दिया। गेट में मैंने कुछ भी वोल्टेज नहीं दिया। ऐसा कंडीशन में इसके साथ क्या ये लोड को हमने सीरीज में लगा दिया, क्या लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इस प्रकार जंक्शन J1 और जंक्शन J3 ये दोनों हमारा फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, लेकिन J2 रिवर्स बायस में रहेंगे। N के साथ हमने N लगा दिया और P के साथ P लगा दिया, तो ये जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस है। लेकिन J2 में कोई भी सप्लाई नहीं है तो ये रिवर्स बायस है। ऐसा कंडीशन में ये दोनों में कंडक्शन होगा, लेकिन ये रिवर्स बायस की वजह से इसमें कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि ये कट ऑफ रहेंगे। एससीआर इज कट ऑफ, नो करंट पास थ्रू एससीआर एंड लोड। हाउएवर, अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो J2 है रिवर्स बायस्ड, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस प्रकार वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। द अप्लाइड वोल्टेज एट व्हिच एससीआर कंडक्ट्स हैवीली विदाउट गेट वोल्टेज। हमने गेट वोल्टेज नहीं दिया, फिर भी एससीआर हो रहा है, तो जिस वोल्टेज में ये कहानी होता है, एससीआर फायर हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं ये वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रखता हूँ सप्लाई वोल्टेज, तो ऐसा कंडीशन में होगा नहीं। लेकिन अगर मैं गेट को पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड में, उस समय क्या होगा देखते हैं। पहले कंडीशन में यहाँ पर हमारा क्या था? J2 जंक्शन रिवर्स्ड बायस्ड है, इसलिए हमें कंडक्शन नहीं कर पाए थे। अभी भी रिवर्स्ड बायस्ड है, लेकिन अभी कंडक्शन मिनिमम वोल्टेज में करेगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं पहुँचते, क्योंकि हमने गेट में वोल्टेज दे दिया। जैसे गेट में हम वोल्टेज देते हैं, जनरली जो ये वाला होता है, ये क्या होता है? हैवीली डोप्ड होता है, यानी कि इसका अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहता है।
अभी जैसे ही हमने सप्लाई दे दिया यहाँ पर, तो ये वाला जो है पोर्शन, यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो करंट फ्लो होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये टर्मिनल इसको पुश करेगा, यानी कि ये जंक्शन को क्रॉस करेगा, साथ साथ में इस जंक्शन में भी मोबिलिटी मिलेगा और इसको भी करंट इंक्रीज हो जाएंगे। कहाँ? इलेक्ट्रॉन क्रॉस J3 एंड रिकम्बाइन विथ होल्स, ये होल के साथ रिकम्बाइन होंगे और बेस करंट बनाएगा। ये वाला जो करंट है ये करंट बनाएगा। दिस बेस करंट इंक्रीज द एनोड करंट। ये क्या करेगा? जैसे बेस करंट हो गया तो ये एनोड करंट को भी इंक्रीज करेगा। जैसे इट टर्न्स मेक्स मोर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट जंक्शन 2। जंक्शन 2 के अंदर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने में पॉसिबिलिटी होगा। इस इलेक्ट्रॉन दिस प्रोसेस कंटिन्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जंक्शन J2 ब्रेक्स डाउन HCl कंडक्ट हैवीली। यानी कि हमने ये वोल्टेज कम रखा, ब्रेक ओवर वोल्टेज से इस वोल्टेज को हमने कम रखा। इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज अगर मान लेते 400, मैंने 200 वोल्ट में ये कंडक्शन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि गेट में सप्लाई दिया और इस गेट में जो वोल्टेज दे दिया, इस वोल्टेज ने एनोड करंट को इंक्रीज कराया, जिससे कि HCl कंडक्ट हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन में हम इसी कंडीशन को अपनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेक ओवर वोल्टेज जनरली सप्लाई वोल्टेज से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सप्लाई वोल्टेज में अगर कंडक्ट कराना चाहते हैं तो हम गेट में वोल्टेज देके कंट्रोल कराता है। इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल्ड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। गेट में जितना हम सप्लाई ज़्यादा देंगे, जितना वोल्टेज करंट इंक्रीज हो जाएगा, एक कम वोल्टेज में फायर हो जाएगा। अगर मेरे पास अभी 200 वोल्ट पे फायर हो रहा है, यहाँ पर 1 मिली एम्पीयर दे रहा हूँ, तो मैं 2 मिली एम्पीयर या 3 मिली एम्पीयर दे दूंगा, ये वोल्टेज 200 से काट जाएगा। जल्दी जल्दी ये कम वोल्टेज में क्या हो जाएंगे? फायर हो जाएंगे। यही है इस सर्किट का खूबसूरती, यही है मेन बात। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HCl। हमें कंक्लूजन क्या मिला? HCl का 2 स्टेट है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो पहला कंडीशन जब हम गेट में सप्लाई नहीं दे रहे थे और सप्लाई वोल्टेज कितना रख रहे थे? ब्रेक ओवर से कम, ऐसा कंडीशन में वो ऑफ कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन ऑन कंडीशन को हम 2 तरह से ऑन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर मैं गेट को ओपन रखता हूँ लेकिन सप्लाई वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज या उससे ज़्यादा बनाना है। दूसरा, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रखता हूँ, यानी कि क्या क्या कंडीशन है? ये हमारा गेट था, ये हमारा एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में जो भी वोल्टेज हम लगा रहा है, इस वोल्टेज को बोलता है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और गेट के अंदर का जो वोल्टेज है, इसको बोलता है गेट वोल्टेज, ठीक। इनिशियल कंडीशन में मैंने सप्लाई वोल्टेज कितना दे दिया है? 200, लेकिन इसका जो ब्रेक ओवर 200 से जैसे बढ़ाते बढ़ाते मैं 400 लाऊंगा, तो 400 वोल्ट इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले अगर मैं गेट में वोल्टेज ना दूँ तो HCl कंडक्ट नहीं करेगा। 200 को जैसे 400 हो जाएगा, यानी कि सप्लाई वोल्टेज किसकी इक्वल होगा? ब्रेक ओवर वोल्टेज की इक्वल होगा। ऐसा कंडीशन में ये कंडक्शन करेंगे। तो पहला कंडीशन हमें क्या बताया जा रहा है कि गेट को ओपन रख के इसको तब ऑन कर सकते हैं जब हम सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज की इक्वल। दूसरा कंडीशन, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज 200 ही रखूँ, गेट में सप्लाई दे दूँ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? कंडक्शन होता है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, लेकिन इस कंडीशन में गेट वोल्टेज हमने कुछ दे दिया, जिसके वजह से क्या है? कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यही बताने जा रहा है। अगर मैं HCl को ओपन करना चाहता हूँ, यानी कि बंद करना चाहता हूँ, तो एक तरीका है रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज 0 एज गेट कंट्रोल ऑल लॉसेस। गेट अगर एक बार हमने ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया किसमें? गेट में सप्लाई देके, अगर मैं गेट का वोल्टेज को मैं निकाल लूँ, इसको आउट कर दूँ, स्टिल ये हमेशा क्या है? सर्किट क्लोज रहेगा। तब तक क्लोज रहेगा जब तक मैं सप्लाई वोल्टेज को 0 यानी कि स्विच को ऑफ ना कर दूँ। अभी देखते हैं कि सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, ये सर्किट किस किस से बना हुआ है, कैसे हम पढ़ सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट 2 ट्रांजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर PNP और NPN। ये 2 ट्रांजिस्टर को अगर हम कॉमनली कनेक्ट करते हैं इस प्रकार, इसका बेस को, ट्रांजिस्टर का क्या क्या टर्मिनल रहता है? एमिटर, बेस, कलेक्टर। इसका बेस को, पहला वाला ट्रांजिस्टर का बेस दूसरे का कनेक्टर, और दूसरे का बेस पहला वाला का कलेक्टर के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं, और पहला वाला ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वहाँ से हमने क्या निकालते हैं? गेट। दूसरा वाला इमीटर हो गया कैथोड, पहला वाला इमीटर हो गया एनोड। इसको अगर सिंबल से हम देखेंगे तो पहला वाला ट्रांजिस्टर कौन सा? PNP का सिंबल अंदर की तरफ, इमीटर में अगर अंदर की तरफ हम देते हैं तो इसको PNP बोलता है, PNP। और ये हो गया, ये बाहर की तरफ है NPN। 2 ट्रांजिस्टर हो गए। पहला वाला ट्रांजिस्टर का बेस को दूसरे का कलेक्टर और दूसरे का बेस को इसका कलेक्टर, इस प्रकार पॉजिटिव फीडबैक बना के, और पहला वाला का जो कलेक्टर है उससे हम क्या निकालते हैं? गेट। और पहला वाला का इमीटर का एनोड, दूसरे का इमीटर का कैथोड। इस प्रकार हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर इस प्रकार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? HCl, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट से हम देख सकते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल, काम कैसे करती है। इनिशियल कंडीशन में अगर हम गेट में कुछ भी सप्लाई नहीं दिया तो ये दोनों क्या है? ऑफ कंडीशन में रहेगा, कोई भी कंडक्शन नहीं करेगा।
अगर मैं गेट में पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ तो ये गेट जाके इसको क्या कराएगा, कंडक्शन कराएगा। तो ये जैसे कंडक्शन कराएगा तो इसमें कलेक्टर करंट बढ़ जाएंगे, जैसे कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा तो इस गेट को क्या कर देगा, कंडक्शन कराएगा, तो इसका भी फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगा, फिर गेट को, फिर इस प्रकार बहुत कम समय के अंदर ये जो करंट है कलेक्टर करंट दोनों का बढ़ जाएगा और हैवीली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वन कंडीशन। ठीक, अभी हम कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे जो इस एससीआर को स्टडी करने के लिए हमें काम आता है। तो पहला टर्म्स है ब्रेक ओवर वोल्टेज। ऑलरेडी हमने ब्रेक ओवर वोल्टेज देख लिया। कौन सा ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जिस मिनिमम वोल्टेज से अगर हमने गेट में कोई भी सप्लाई नहीं दिया तो कौन सा ऐसा वोल्टेज है जिस वोल्टेज में एससीआर कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। इट इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, गेट बीइंग ओपन, गेट को ओपन रखना है हमें, एट व्हिच एससीआर स्टार्ट कंडक्टिंग। पीक रिवर्स वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन अप्लाई टू एन एससीआर विदाउट कंडक्टिंग रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि हमने एससीआर को कैसे, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं अगर उल्टा कनेक्ट कर देता हूँ, क्या करूँगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इस प्रकार को बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस की कंडीशन में एससीआर कंडक्शन नहीं करता, लेकिन रिवर्स बायस अगर धीरे 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 मैं बढ़ाता हूँ तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसके लिए कंडक्शन करना शुरू कर देता है। ये एवैलेंस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। तो जिस मैक्सिमम वोल्टेज तक ये अगर मैं पास करूँ और इसका जो एवैलेंस ना हो, यानी कि खराब ना हो, मान लेते हैं कि 600 वोल्ट में जाके रिवर्स में, यानी कि जब नेगेटिव को एनोड के और पॉजिटिव को कैथोड में लगाएंगे, 600 वोल्टेज जाके मेरा क्या हो रहा है, कंडक्शन शुरू हो रहा है, तो इस 600 वोल्ट को हम बोलेंगे पीआरवी, पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक, तो इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन अप्लाई टू एन एससीआर विदाउट कंडक्टिंग रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि जो 600 मैंने बता रहा था, 600 से जस्ट पहले 600 आएगा तो कंडक्शन शुरू कर देगा। तो 600 से पहले जहाँ तक ये रिवर्स में कंडक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आता है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट है, इट इज़ द मैक्सिमम एनोड करंट गेट बीइंग ओपन एट व्हिच एससीआर टर्न ऑफ ऑन कंडीशन। यानी कि हमने ऑलरेडी देखा कि एससीआर को मुझे ऑफ करना है तो हम क्या करते हैं, ये लोड है, एससीआर को ऑफ करना है तो हम सप्लाई वोल्टेज को कम कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा एक तरीका है, इसकी थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को अगर किसी तरीके से मैं, इसकी अक्रॉस में जो करंट है, इस करंट को अगर मैं किसी तरीक़ा से कम कर पाऊँ तो ये एससीआर के थ्रू ये ऑफ हो जाता है। हमने स्विच बिना ऑफ किया हुआ, जितना मिनिमम करंट, जिस करंट तक, मान लेते अभी इसके थ्रू करंट हो रहा है 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर को मैं कम करते देखा कि 5 मिली एम्पियर में आके कंडक्शन बंद हो गया, तो इस 5 मिली एम्पियर को बोलता है होल्डिंग करंट। ठीक है, अभी देखते हैं फॉरवर्ड करंट रेटिंग। इट इज़ द मैक्सिमम एनोड करंट दैट एन एससीआर कैपेबल ऑफ पासिंग विदाउट डिस्ट्रक्शन। यानी कि एससीआर को, जैसे हमने एससीआर को फायर करा दिया, कितना में 400 वोल्ट में गेट बिना देख के, तो इसके थ्रू करंट पास होगा। तो 400 में जैसे करंट पास होगा तो 500 में भी होगा, 600 में जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो इसके थ्रू करंट बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जितना ज़्यादा करंट होगा तो करंट क्या हिट पैदा करता है, इस करंट टू आर, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है, तो इतना एक मैक्सिमम करंट होगा जिस करंट ये बर्दाश्त कर लेगा। उससे ज़्यादा करंट जैसे ही हम दे देंगे तो एससीआर खराब हो जाएंगे। तो वो मैक्सिमम करंट को हम बोलना चाह रहा है फॉरवर्ड करंट रेटिंग। इट इज़ द मैक्सिमम एनोड करंट दैट एन एससीआर कैपेबल ऑफ पासिंग विदाउट डिस्ट्रक्शन, बिना डिस्ट्रक्शन किया हुआ ये, इट इज़ द मैक्सिमम एनोड करंट दैट एन एससीआर कैपेबल ऑफ पासिंग विदाउट डिस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सर्किट फ्यूजिंग रेटिंग। ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉरवर्ड सर्ज करंट एंड द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्ज। सर्ज करंट का मतलब अचानक कुछ करंट आना। सर्ज करंट कभी हैवीली हो सकता है, अगर अचानक हैवी करंट आ गया और उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है तो वो करंट स्क्वायर इनटू टाइम प्रोडक्ट करके जो मिलता है उसको बोलता है करंट फ्यूजिंग रेटिंग। तो हर एससीआर के अंदर करंट फ्यूजिंग रेटिंग दिया रहता है। मान लेते हैं इस एससीआर के अंदर करंट फ्यूजिंग 20 एम्पियर सेकेंड, ये हमारा करंट फ्यूजिंग रेटिंग है। अगर मेरे पास सर्ज करंट आ गया, 10 एम्पियर करंट आ गया और 1 सेकेंड तक वो रहा तो कितना होगा, 10 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 1, 100 एम्पियर सेकेंड। तो क्या 100 एम्पियर सेकेंड जैसे इसके थ्रू जाएगा तो ये क्या डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना है 20 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। जब हम एससीआर खरीदते हैं तो वहाँ पर एससीआर का डाटा शीट में ऑलरेडी लिखा रहता है कि इसका फ्यूजिंग रेटिंग कितना है। अभी देखते हैं बीआई कैरेक्टरिस्टिक।
ये हेड सब हेडिंग 5 है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। वी आई कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए हमने एक बार फॉरवर्ड और एक बार रिवर्स में देखते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडीशन में इस प्रकार है, फॉरवर्ड का मतलब है एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव। तो इस प्रकार अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो करंट के साथ कैसे होता है, इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं एनोड को क्या लगा दिया, पॉजिटिव, और कैथोड को, ये एनोड है ये कैथोड है, कैथोड को नेगेटिव लगा दिया। मैं गेट में कोई भी, यहाँ पर जो गेट है, गेट में कोई भी सप्लाई नहीं दिया। ऐसे कंडीशन में वोल्टेज और करंट में क्या होगा, तो मैं शुरुआत में अगर वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ तो इनिशियल कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार दिखाते हैं कि इनिशियल में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो करंट थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, ये करंट क्या, लीकेज करंट, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होता है। जैसे एक टाइम आएगा जिस टाइम हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये वोल्टेज मैंने सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, जैसे 200 से लेकर मैं कितना आ गया, 400 आ गया, यहाँ पर 400 था ब्रेक ओवर वोल्टेज। जैसे मैंने 400 वोल्टेज में आ गया, तो 400 वोल्टेज आते ही अचानक ये क्या हो जाएगा, करंट कंडक्शन हो जाएगा। करंट कंडक्शन होते ही तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज अभी दिखा रहा था सप्लाई वोल्टेज, वो वोल्टेज घट के डाउन हो जाएगा। तो जिसको हम यहाँ से दिखा रहा है, यानी कि सप्लाई जैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज हो जाएगा तो तुरंत जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज हमने वोल्टेज तो यहाँ बढ़ा दिया, लेकिन इसकी अक्रॉस में जो वोल्टेज है, इसकी अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज घट के कम हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन करंट रैपिडली ग्रोथ हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और जब रिवर्स बायस की कंडीशन, रिवर्स बायस का कंडीशन का मतलब यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, बैटरी को चेंज कर देना, पोलैरिटी को चेंज करते ही कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जैसे रिवर्स पीक रिवर्स वोल्टेज से जैसे ही अबव हो जाएंगे तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, करंट। तो इसी को हम इस ग्राफ से दिखाया है कि यहाँ पर हमारे ब्रेक ओवर वोल्टेज, जैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज आ गया, ब्रेक ओवर वोल्टेज तक हमारे पास इसकी अक्रॉस में कितना वोल्टेज था, सप्लाई वोल्टेज, जैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज हमारा घट गया, लेकिन करंट रैपिडली ग्रोथ होने लगा, शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया। रिवर्स की केस में जब एवरेज ब्रेकडाउन, बट बहुत हैवी जब रिवर्स वोल्टेज हो जाता है उस टाइम क्या है, पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, ऐसा कंडीशन को एससीआर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अभी हम देखते हैं एससीआर का नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि कौन सा केस में, बहुत सारा हमने केस में स्टडी किया। हम एनोड को पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस भी लगा सकते हैं, रिवर्स बायस लगा सकते हैं, गेट में हम सप्लाई दे सकते हैं, गेट में नहीं दे सकते हैं, नहीं दे के मैं जो सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा करने से तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से जैसे अबव हो जाता है, फायर हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जब हम सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा कंडीशन को हम अपनाते हैं, उसके लिए हम पहला कंडीशन है सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रखते हैं। दूसरा, एससीआर को टर्न ऑन करते हैं ट्रिगरिंग करंट से, यानी कि गेट में कुछ सप्लाई देता है, जैसे वोल्टेज दे देंगे तो करंट होगा, उस करंट को बोलता है ट्रिगरिंग करंट, ठीक है। यानी कि जिस करंट की वजह से ये एससीआर फायर हो जाता है। और एसी यूज, अगर हमने एसी डीसी यूज करते तो डीसी में हमेशा एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव रहता है, लेकिन जब एसी यूज करेंगे तो कभी पॉजिटिव साइकिल कभी नेगेटिव साइकिल आएगा। तो हमने ये ध्यान देना है, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस टाइम क्या रिवर्स बायस्ड में होगा एससीआर, और एससीआर रिवर्स बायस्ड में होने से एससीआर का जो पीक रिवर्स वोल्टेज हमारा जो नेगेटिव पीक साइकिल है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एससीआर ऑफ एनोड करंट, अगर एससीआर को हमने ऑफ करना चाहता तो एनोड करंट हम रिड्यूस करते हैं होल्डिंग करंट, ऑलरेडी होल्डिंग करंट के बारे में हमने बताया। गेट करंट इंक्रीज, एससीआर विल क्लोज एट मस्ट रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज। ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही मेन फंडा है। अगर हमारे पास ये एससीआर है, एससीआर है, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सप्लाई, और ये लोड। अगर मैंने गेट में कुछ भी करंट नहीं दिया तो ये सप्लाई मान लेते हैं, सप्लाई 20 वोल्ट है अभी के लिए, मैंने गेट में करंट नहीं दिया तो कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा, इसके थ्रू कोई भी करंट कंडक्शन नहीं है। मैंने गेट में 2 मिली एम्पियर का सप्लाई दे दिया फॉर एग्जांपल, फिर भी नहीं हो रहा है। मैं 3 मिली एम्पियर दे रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। 4 मिली एम्पियर जैसे दे रहा हूँ तो 20 वोल्ट के लिए हो रहा है। मैं 2 मिली एम्पियर करंट दिया और इस सप्लाई मैंने 40 वोल्ट लगा दिया, तब हो रहा है। यानी कि मैं जितना ज़्यादा करंट दूंगा, मैं 4 मिली एम्पियर जितना ज़्यादा करंट दूंगा उतना कम वोल्टेज में फायर होगा सप्लाई वोल्टेज। मैं 4 मिली एम्पियर दिया तो कितना में फायर हो गया, 20 वोल्ट। 4 मिली एम्पियर में 20 वोल्ट में सप्लाई हो गया, और 2 मिली एम्पियर में 40 वोल्ट सप्लाई में ये फायर हो गया। यानी कि इनवर्स के प्रोपोर्शनल, गेट में जितना ज़्यादा करंट उतना कम सप्लाई में ये क्या कर लेगा, कंडक्शन शुरू कर देगा। यानी कि गेट की करंट से हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज उसको, इसके थ्रू जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलता है कंट्रोल, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। हम गेट अपना मर्जी की हिसाब से, मेरे को अगर 60 वोल्ट में करना है तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो करंट है इसके थ्रू पास कर रहा है उस करंट को कम कर दूंगा। अगर मुझे 20 वोल्ट में करना है तो ये करंट को इंक्रीज कर दूंगा। तो ये वाला पॉइंट यही बताना चाह रहा है
कि गेट करंट इंक्रीज, अगर गेट करंट को हम इंक्रीज करते हैं एचसीआर विल क्लोज एट मस्ट रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना कम सप्लाई वोल्टेज में यह एचसीआर कंडक्ट करेंगे। हम देखते हैं एचसीआर को स्विचिंग की तरह कैसे काम करता है, उसका एडवांटेज क्या है, स्विचिंग की तरह कैसे काम कर सकता है। ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन देखा, एचसीआर को हमने अगर अप्रोप्रिएट गेट करंट पास करते हैं तो एचसीआर हैवीली कंडक्ट करते हैं, अगर हम कोई भी करंट नहीं देते हैं तो रिमेन ऑपोजिशन में रहता है। ठीक, ये तब तक कंडक्ट करेगा अगर गेट वोल्टेज में रिमूव, एक बार में कंडक्शन कराने के बाद मैंने गेट में सप्लाई दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया, यहाँ पर मैंने 2 मिली एम्पीयर दे दिया और ये कंडक्शन शुरू हो गया। ये 2 मिली एम्पीयर में अगर हटा भी देता हूँ गेट से, यहाँ से नहीं, गेट से जैसे हटा देता हूँ कंडक्शन करते ही रहेगा। यही बताना चाह रहा है कि इवन इफ गेट वोल्टेज इज रिमूव्ड तब भी ये हैवीली कंडक्ट करेगा। ऑफ स्टेट क्या है, एनोड करंट को हमने होल्डिंग करंट तक रिड्यूस करना है, ऐसा करके ऑफ कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं। हम जब नॉर्मल स्विच को दबाते तो ऑन ऑफ इस पर करते वायर एंड टेयर होगा, खराब हो सकता है। इसका स्विचिंग स्पीड बहुत स्पीड है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ये परमिट करता है लार्ज करंट को हैंडल करने का कैपेसिटी है और लार्ज वोल्टेज को, और इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है और ट्रबल फ्री सर्विस देता है। ठीक, अभी देखेंगे एचसीआर को हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डाल दिया। इस ट्रांसफार्मर का 220 वोल्ट इनपुट है प्राइमरी में और आउटपुट में हमने मान लेते 24 वोल्ट है। ठीक है, इस 24 वोल्ट को मेरे को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो 24 वोल्ट ये हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का सिर्फ क्या पॉजिटिव साइकिल के लिए है। जब प्राइमरी में हमारा पॉजिटिव साइकिल होगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये हमारा इनपुट है, तो इनपुट का पॉजिटिव साइकिल के लिए जब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ए एंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ए एंड पॉजिटिव का मतलब एनोड में पॉजिटिव, कैथोड में नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, कंडक्शन करेंगे। लेकिन गेट में हमें सप्लाई देना है, क्योंकि ये जो सप्लाई आ रहा है 24 वोल्ट में ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 24 वोल्ट इसका ब्रेकओवर वोल्टेज नहीं है, इसलिए हमने गेट में इसको 24 वोल्ट में काम कराने के लिए गेट में क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया। तो गेट में सप्लाई जैसे दे देंगे तो 24 वोल्ट को पास करेगा। लेकिन 24 वोल्ट का कौन सा पर्सन को स्विचिंग देगा, वो डिपेंड करता है कि मैं गेट में करंट कितना दे रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गेट की करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 24 वोल्ट का कितना वोल्ट में ये कंडक्शन शुरू होगा। तो 24 वोल्ट का देखा गया है कि जब 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 24 वोल्ट क्या है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। अगर मैं 24 वोल्ट का ग्राफ बनाता हूँ, तो ये हो गया 24 वोल्ट, ये मैक्सिमम हो गया 24, तो यहाँ पर 24 से कम होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। देखा गया कि 12 वोल्ट में 12 वोल्ट जैसे ही हुआ, इसकी अक्रॉस में जैसे 12 वोल्ट हो गया, तब जाके जो गेट करंट हमने दे दिया तब पास करना। 12 वोल्ट से पहले तक गेट करंट इतना कम है कि 12 वोल्ट से पहले को ये कंडक्शन नहीं करा पा रहा है। जैसे ही 12 वोल्ट आ गया तो कंडक्शन, इस 12 वोल्ट तक कंडक्शन नहीं किया है। ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलता है अल्फा और रिमेनिंग एंगल को बोलता है फाई। तो हमारे पास अल्फा जिस एंगल तक ये कंडक्शन नहीं हुआ, इस एंगल तक, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 180 होता है, फिर यहाँ 360 होता है, एसी सिग्नल है। तो इस एसी सिग्नल में 0 से लेकर अल्फा तक फायरिंग नहीं हो पाया, इसको बोलते हैं फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल के बाद जहाँ तक कंडक्शन करता है उसको बोलता है 180 माइनस अल्फा, जिसको फाई से डिनोट करता है कंडक्टिंग एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डिनरी डायोड यूज़ करता तो ऑर्डिनरी डायोड फुल साइकिल के लिए क्या करते, करंट को पास करते। लेकिन ये यहाँ इस लेवल तक कोई करंट पास नहीं हुआ, तो ये करंट पास नहीं हुआ, यहाँ पर करंट शेविंग हुआ, यानी कि हमने कंट्रोल करके करंट पास किया। बार बार कंट्रोल वर्ड आ रहा है क्योंकि इसका नाम ही है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इस प्रकार कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका ऑपरेशन। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एचसीआर नॉट कंडक्ट, बिल्कुल नहीं कंडक्ट करेंगे। जब नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ एनोड में नेगेटिव हो जाएगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, भले से गेट में हमने सप्लाई दे दिया। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एचसीआर विल कंडक्ट, पॉजिटिव में कंडक्ट व्हेन सेकेंडरी एसी वोल्टेज बिकम V1 बाय एडजस्टिंग गेट करंट वी मेक एंगल अल्फा। तो अल्फा एंगल में जब V1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक जब पहुँचेंगे 12 वोल्ट जब पहुँचेगा, ये जब पहुँचेगा तब ये फायर होगा। ये फायर तब तक चलते रहेगा जब तक ये रिवर्स ना हो जाए, यानी कि इस यहाँ तक चलते रहेगा। ठीक है, बट दिस एचसीआर कैन कंट्रोल पावर फेड टू द लोड, हेंस इट्स कॉल्ड कंट्रोल रेक्टिफायर बट एन ऑर्डिनरी डायोड कैन नॉट। यानी कि एचसीआर से हमने पावर को, लोड के ऊपर जो पावर हम डाल रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी डायोड से इस प्रकार नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है। हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी साइन वेव का जो वोल्टेज होता है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन थीटा। थीटा वेरी करते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री फुल साइकिल के लिए, यानी कि
यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं, ये हमारा साइन वेव है, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 360। 360 को हम किससे डिनोट करते हैं? 2 पाई से। ठीक, यहाँ से करते हैं। ये एंगल हो गया थीटा और ये हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब किसी भी पोजीशन का वोल्टेज। अगर इसका हम इक्वेशन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि एम्पलीट्यूड इनटू साइन थीटा। कभी कभी थीटा को हम ओमेगा टी से भी डिनोट करते हैं। ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, टी हो गया टाइम। अगर ये थीटा की जगह टाइम का फंक्शन होगा तब इस प्रकार करते हैं। तो अभी के केस में मुझे निकालना है एवरेज वोल्टेज, यानी कि एवरेज वोल्टेज कितना होगा। अब किसी भी चीज़ का अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं? पहले उसको इंटीग्रेशन करते हैं, इस पोर्शन को इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि बी इंटू डी थीटा, ये इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल हो गया डिवाइडेड बाई डी थीटा, ये रेंज, यानी कि बी डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। अगर कभी कभी हमने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में एक कोई कार्व है, ये कार्व y इज ए फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो इसका अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, ये टोटल, तो इसका इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, छोटा एक पोर्शन लेते हैं इसका जिसको हम बोलते हैं डी एक्स, और y से प्रोडक्ट करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो गया टोटल। अगर मैं एवरेज लूँगा तो ये टोटल से करना पड़ेगा क्या? डिवाइड, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अगर इसका रेंज आता है, यानी कि लिमिट आता है, मैं मानता हूँ 0 से लेके x कितना है? 5 है, तो मैं 0 से लेके 5, यहाँ पर भी 0 से लेके 5 दूंगा। ठीक है, यहाँ 0 से लेके 5, यहाँ से 0 से लेके 5 डाल दूंगा, क्योंकि ये लिमिट है। तो हमारी केस में अगर इसमें मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर टोटल कितना है? मैं एवरेज, अगर मैं टोटल के लिए एवरेज निकालूंगा तो दोनों इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमने एवरेज कितना हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो टाइम चलता है फुल साइकिल के लिए, क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आया, एससीआर का जो आउटपुट आया, वो आउटपुट क्या आया? हमारे इनपुट में टोटल के लिए इनपुट दे दिया, लेकिन मेरे को आउटपुट कितना? सिर्फ इतना ही मिला, इसके लिए कंडक्ट नहीं है। तो मैं एवरेज का जो ये पीरियड लूँगा, नीचे वाला टोटल यहाँ तक लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला जो वैल्यू निकालूंगा कहाँ? 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और थीटा में कहाँ से कहाँ लूँगा? यहाँ 0 से लेके, इनिशियल से लेके π/2, और यहाँ होगा इनिशियल से लेके पाई। क्यों पाई होगा? क्योंकि ये टाइम जो है टोटल के लिए, लेकिन मुझे वोल्टेज मिला इतना। ठीक है, तो कर दिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा मैंने 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुआ? अल्फा से, इसलिए हमने लोअर लिमिट क्या लेंगे? अल्फा। यहाँ पर भी लोअर लिमिट क्या लेंगे? अल्फा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? एवरेज आउटपुट के लिए बी एवरेज इक्वल अल्फा से 180 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल रेंज हो गया 2 पाई, यानी 360। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई हो गया। अल्फा ये बी एम कॉन्स्टेंट है, तो बी एम बाहर निकल के आ जाएंगे, बी एम बाहर निकला, 2 पाई नीचे है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, बी एम बाई 2 पाई रहेगा। अपर लिमिट यानी कि माइनस कॉस पाई, फिर आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये हमने क्या कर दिया? बी एम माइनस कॉस थीटा पाई बाई अल्फा। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, बी एम माइनस को मैं कॉमन ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस अल्फा, ऐसा लिखा जाता है। तो माइनस जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा आ गया। कॉस पाई का वैल्यू हम जानते हैं -1 जब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 प्लस कॉस अल्फा, यानी कि बी एवरेज बी एम बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन से हम एनालिसिस करके हमने कुछ पॉइंट निकाला है। क्या क्या पॉइंट है? जब अल्फा इक्वल 0 डिग्री, ऐसा कंडीशन में अल्फा 0 डिग्री का मतलब होता है, या अल्फा अगर 0 मतलब इनिशियल से शुरू हो रहा है, तो इनिशियल से अगर मैं शुरू करा था तो ऑर्डिनरी डाइट भी ऐसे ही काम करते हैं। तो देखते हैं, जब अल्फा 0 डिग्री है तो एवरेज वैल्यू कितना आता है? बी एम बाई पाई। बी एम बाई पाई ऑर्डिनरी डाइट के केस में भी हम जब पढ़ते हैं तो बी एम बाई पाई होता है। और जब अल्फा 90 डिग्री होता है, यानी कि हाफ से यहाँ से शुरू होता है, तो ऐसा आधा के बाद स्टार्ट हुआ तो पक्का आधा होगा एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऐसा कंडीशन में आधा हो जाता है। तो ग्रेटर द अल्फा स्मॉलर द एवरेज, जैसे अल्फा का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे करके क्या कम हो रहा है, क्या घट रहा है? जो एवरेज वोल्टेज है वो घट रहा है। ठीक है, तो ये है एससीआर का। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे एससीआर का एप्लीकेशन।